रस्सा कुर्सी का लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रियों ने अपने विभाग का कार्यभार भी संभाल लिया है। नई सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा के अलावा एनडीए के अन्य घटक दलों में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट, एलजेपी, एलजेएस, आरएलटी, हम, आरपीआई को मिलाकर के कुल 11 मंत्री पद दिए गए हैं। गठबंधन सरकार में मंत्री पदों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब इस बंटवारे पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने गठबंधन में अपने साथियों को न्याय नहीं किया। तेजस्वी भी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मंत्रियों को तो झुनझुना थमा दिया। हालांकि इस बार सब की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। देखिए, वो लोग तो थेथराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हाउस में ही निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो ठिठुरई करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का रोआं कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वो स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिटपुट घटनाएं घटती है। घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। चलिए, जवाब देते हुए जीतन मांझी इस वक्त हमारे साथ, आलोक जी लगातार बने हुए हैं, अरविंद जी भी मौजूद है, राहुल लाल मौजूद है और प्रोफेसर मनोज कुमार भी मौजूद हैं। आलोक जी, इसे कैसे देखें? मतलब एक तरीके की टीस है जो अंतिम वक्त तक इंडिया गठबंधन, खासतौर से तेजस्वी और खेमा कहता रहा कि नहीं, हम नीतीश के टच में हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप देखिएगा पलट जाएंगे, या फिर एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन है कि ये टीज करना कि देखिए मंत्री भी बन गए, सबसे ज्यादा मंत्री जो है अब तक के जो है बिहार से बनाए गए, 8 मंत्री कुल टोटल है राज्य मंत्रियों को मिलाकर के, फिर भी ये कहना कि झुनझुना थमा दिया, तो झुनझुना क्या होता है? सचिन जी, आपने तो कहा फ्रस्ट्रेशन नहीं, मैं तो कहूंगा कि और जयराम रमेश का रंग खाली तेजस्वी को क्यों कह रहे? जयराम रमेश जो कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े, मंत्री तो बहुत रहे, लगातार 4 राज्यसभा बने, 25 साल से वो अपना सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन उनने झुनझुना क्या पकड़ाया था? ग्रामीण विकास उनके पास था, इसमें क्या उन्होंने किया सब जनदेश जानता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने क्या पकड़ाया था? शिबू सोरेन को जेल भेजी सांसद रिश्वत कांड में। सबसे पहले नरसिंह राव के समय में उन्होंने साथ दिया था ना, शिबू सोरेन ने, बेचारे जेल में रहे और यातना सही। और मनमोहन सिंह राज में राजा का क्या हुआ, मोदी का क्या हुआ, लालू यादव कांड तो पुराना था, फिर से जेल जाने की तैयारी में हथकड़ियां वो भेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो हथकड़ियां भेंट करती, मेरा साथ दो, हथकड़ी दो। इन्होंने कौशल विकास है, ग्रामीण विकास है, या कुछ ऐसे जो कार्यक्रम है, जिस तरह से आप कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को रखा गया है, तो कैसे पंचायत और गांव का विकास हो सकता है, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसको आप ध्यान देंगे जिससे की प्रगति होती है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी प्राथमिकता है इस सरकार की और उनके गठबंधन के साथियों की। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनको किसी भी तरह से इस तरह की बातें कहने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन हाँ, जनता को भड़काने के लिए, चूंकि बहुत मासूम लोग हैं, भले लोग हैं, गरीब लोग हैं, देखो यहाँ कुछ नहीं मिला, तुम्हारे नेता को कुछ नहीं मिला। नेता यदि संतुष्ट है, जिस तरह से स्वागत नायडू और नीतीश कुमार कर रहे हैं और उनके साथी कर रहे हैं, मंत्री की कोई शिकायत नहीं आई है, जीतन राम मांझी जैसे नेता जो कभी भी भड़क सकते थे, चिराग पासवान को 5 सांसद होते हुए मिला, तो बिहार को, और अभी बजट आने वाला है,
तब किस तरह से दोनों राज्यों को क्या विशेष क्या क्या पैसा दर्जा देना तो बात अलग है। आप यदि योजनाओं को जिसकी वजह से नीतीश सत्ता में वापस आए हैं, वो लगातार सत्ता में रहे हैं कि सड़कें बनी, लोगों को बिजली मिली, पानी मिला, वो लालू यादव तो खाली ये दिखाते हैं कि भाई किस तरह से आप चारा खा जाए, पशुओं को देने वाला पैसा खा जाए, पशु तो दिए नहीं और आदमी को पशु की तरह इस्तेमाल किया, चोर अपराधियों को उन्होंने प्रश्रय दिया। तो लालू यादव अपराधियों के नेता बनते में बहुत उनको सुविधा है। दूसरा नेता जो बना है ईमानदारी से, रामनाथ ठाकुर, उनको अब कष्ट हो रहा है कि उनको कहीं वो फंसेंगे तो नहीं, कि वो कैसे फंसेंगे जो अच्छा काम करने वाले हैं। नहीं, लेकिन क्या कहते हैं अरविंद जी, एमएसएमई जो दिया, जो क्या कहते हैं जीतन राम मांझी को, लघु सूक्ष्म उद्योग, कपड़ा मंत्री है, ठीक है, वो एनडीए के ही हैं, वहाँ पर गिरिराज सिंह, बाकी और हैं तो बिहार से ही। लेकिन अगर देखा जाए बिहार कब तक जो है, कम से कम इन नेताओं को ये समझना पड़ेगा, और एक जो युवा पीढ़ी है बिहार में, जब तक निवेश नहीं आएगा, लघु सूक्ष्म उद्योग, और जब तक गांव का विकास, पंचायत का विकास, और जिसे कहते हैं कि ब्लॉक तक विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? कब तक सिर्फ पैकेज पर बिहार आगे बढ़ता रहेगा? नहीं, मामला पैकेज का भी नहीं है, मामला फाइनेंस का भी नहीं है, मामला छोटे मंत्रालयों का भी नहीं है। मिनिस्ट्री बढ़ती है तो पॉलिटिकल ताकत से बढ़ती है, ये कोई इसलिए नहीं बढ़ती है कि किसका विकास कर देना है, किसका नहीं कर देना। तो आज़ादी से अब तक का इतिहास आप देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो 4-5 मंत्रालय हम बड़ा मानते हैं, विदेश, वित्त, गृह, रक्षा, इसमें जगजीवन बाबू एक दौर में रक्षा मंत्री रहे, उसके अलावा तो बिहार का कोई मुझे याद नहीं आता जो रहा हो लंबे समय तक और जिसका कोई प्रभाव रहा। तो राजनीतिक शक्ति का असल में ये बंटवारा है, और बिहार की राजनीतिक शक्ति, भले लोग बिहार के पॉलिटिक्स को बड़ा महान, बिहार के लोगों को बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस मानते हैं, लेकिन जो केंद्र की राजनीति रही है उसमें बिहार की राजनीतिक ताकत बहुत ज़्यादा कभी नहीं रही है, और इवन लालू यादव और नीतीश कुमार के राज में भी नहीं रही है। हर बार जो डिमांड बिहार के हो, वो लौट के आएगा तो यही कहेगा गाड़ी लेके जाओ मंत्रालय चाहिए, क्योंकि रेल मंत्रालय में ठेकेदारों से वसूली, बिहार में इंडस्ट्री है नहीं, तो पैसा अगर चाहिए राजनीति के लिए तो ठेकेदारों से मिला करता है। तो इसलिए बिहार के ज्यादातर राजनेता जैसे ताकतवर होते हैं उनको रेल मंत्रालय चाहिए, और कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। जो बड़े ताकतवर लोग रहे भी, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहता, वो भी अपने से अगर मांगने भी आए, और जब उनकी स्थिति थी कि वो बड़े मंत्रालय पास करते थे तो उन्होंने रेल मांगा। तो इसलिए ये अब शिकायत करना कि इस सरकार ने नहीं दिया है, इस सरकार में राजनीतिक हैसियत बिहार के लोगों की, भाई सबसे कॉम्पिटेंट लोगों में आर.के. सिंह थे, सबसे कॉम्पिटेंट लोगों में रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर प्रसाद की तो चर्चा ही मैंने नहीं सुनी, क्योंकि कायस्थ जाति का वोट कहीं और मिलना ही नहीं है, और पटना के कायस्थ दूसरी जगह जाएंगे नहीं। तो इसलिए जो कॉम्पिटेंट मंत्री था उसको तो किनारे कर दिया, बाकी जातियों का गणित बैठाए हुए हैं। आप किसकी क्या काबिलियत है, रघुनाथ ठाकुर की काबिलियत में सवाल नहीं उठाता, आलोक जी रोज उनका नाम एक बार लेते हैं, लेकिन रघुनाथ ठाकुर की उम्र 60 पार हो गई। अब तक उन्होंने अपने कर्पूरी ठाकुर के बेटा होने के अलावा अपनी राजनीति और प्रशासनिक काबिलियत से क्या किया है मुझे तो याद नहीं आता। मैं तो बहुत क्लोजली जानता हूँ उनको भी, उनके परिवार को। तो वो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र होने के चलते हैं, अब खाली इसके चलते वो या अति पिछड़ा जाति होने के चलते मंत्री बन गए, इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उनमें प्रशासनिक गुण देखना, उनमें कोई बहुत ये ऐसा, अब मुझे लगता है कि ये सब चीजें छोड़नी चाहिए। राजनीति जब केंद्र की बंटवारा, जब भी केंद्र का बंटवारा होगा राजनीतिक शक्ति का, मंत्रालयों का, तो वो आर्थिक स्थिति देख के और विकास देख के और कॉम्पिटेंस देखना, और नहीं, ठीक है सर, आपकी बात ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का नतीजे आए उसने एक बार फिर से बताई कि ठीक है, जाति एक बार फिर से जो है भारतीय राजनीति की सच्चाई है। तो ऐसे में राहुल लाल, तो फिर मंत्रालयों का बंटवारा भी हुआ है, लेकिन हम कब तक इस उलटफेर या सिर्फ इसी फेर में रहेंगे कि मलाईदार मंत्रालय या झुनझुना थमा दिया? आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुख्य मामला ये बनता है कि अगर जदयू से 12 सांसद हैं तो फिर उन 12 सांसदों को के हिसाब से क्या उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है वहां पे, ये एक देखने वाली चीज है। हमें लग रहा है कि चाहे 12 सांसदों वाली पार्टी हो, 16 सांसदों वाली पार्टी हो,
एक गठबंधन सरकार में केंद्रीय कैबिनेट का जिस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, जिस प्रकार से गठबंधन सहयोगियों को समुचित स्थान मिलना चाहिए इस पूरे कैबिनेट में, वो कहीं कहीं गठबंधन सहयोगियों की अनदेखी हुई है, ये प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहा है। अगर 71 मंत्रिमंडल में सदस्य हैं तो उसमें सहयोगियों को केवल 11 स्थान मिले हैं। बिहार के संदर्भ में मैं देखूं, जीतन राम मांझी के विभाग को अगर मान लिया जाए तो ठीक है कि वो एमएसएमई मिला, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लेकिन बाकियों के मंत्रालय तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बिहार के दृष्टि से भी मिले हैं। ये तो समझ में आने वाली चीज है कि उस प्रकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिले हैं। मामला मलाई, तो ये कौन तय करेगा, जयराम रमेश? नहीं, जयराम रमेश क्या नहीं करेंगे, ये तो तेजस्वी नहीं होती कि जब कोई चीज, सचिन जी, ये एक सरकार ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया और वैसे में विपक्ष की प्रतिक्रिया है भाई, मैं जिसमें ये काफी कह रहा हूं कुछ कि बड़े अंश सच्चाई का अंश भी है सचिन जी इसमें। सर आप साथ लड़े, जीत के आए, एक कॉम्बिनेशन से सरकार बनाए, एनडीए में है, सामने वाला भले कुछ भी बयान देता रहे, सब कुछ हो, लेकिन जब मियां बीवी राजी, काजी अपने आप से परेशान है सर। नहीं, काजी परेशान नहीं है। आप एक चीज बताइए, जीतन राम मांझी एक सदस्य है, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया, बड़ी अच्छी बात है। तो एनडीए के भीतर ये खलबली की स्थिति है कि भाई बगल के पड़ोसी राज्य आप चले जाइए, वहां पे आशु ने कहा कि भाई उनको प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो रहा है और शिंदे ग्रुप की तरफ से तमाम तरह की चीजें आ रही है, तो ये तो एक असहमति की स्थिति वो विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। आप देखिए, अजित पवार जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, वहां पे प्रफुल्ल पटेल के बयान आते हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप से भी बयान आ रहे हैं। तो ये तो एनडीए के भीतर अलग अलग घटक दलों के खुद ही बयानों से स्थिति दिख रही है कि एनडीए में भले ही ऊपर से शांति की स्थिति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं हलचल की एक स्थिति मची हुई है सचिन जी। ठीक है, मैं एक बार बिहार चलता हूं, फिर उसके बाद मनोज जी का एक कमेंट इसके ऊपर लूंगा। नितेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितेश, फिलहाल किस तरीके की सुगबुगाहट जो ये तेजस्वी ने शुरू की है, आपको लगता है कि किसी तरीके की राजनीतिक चिंगारी का ये काम करेगी? जो उन्होंने कह दिया कि झुंझुना थमा दिया है, एक तरीके की टीज करने की कोशिश तो है। अब बिल्कुल देखिए, जिस दिन मंत्रिमंडल बना, पता चला कि कौन से लोग हैं, कितने मंत्री शामिल हो रहे हैं, उसी दिन से विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रामक है। क्योंकि पहले विपक्ष को लगा कि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी ही लो रहा है, इसकी वजह से अब जो सहयोगी हैं उसके ऊपर हावी रहेंगे, मंत्रालयों की मांग करेंगे, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। जो बीजेपी ने चाहा वही हुआ। देखिए कि किस तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर मिला जेडीयू को, एक राज्य मंत्री मिला, वही एलजेपी को, बाकी दलों की भी उसी तरह की स्थिति रही। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर की उम्मीद थी कि जो घटक दल है वो इस बार बीजेपी पर हावी रहेंगे, उस तरह की उम्मीद जो है वो विपक्षी दलों की टूट गई। और यही उम्मीद तेजस्वी यादव ने भी बिहार में लगा कर रखा था और कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे कि अक्सर बिहार में खेला होने वाले शब्द को सबसे ज्यादा राजनीति में तरजीह दी जाती है कि खेला हो बे। तो उस तरह के खेला की उम्मीद तेजस्वी को भी थी और वो सोच रहे थे कि अगर जेडीयू कुछ बोलती है, अगर कुछ उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं, अगर एलजेपी कुछ मंत्री मंडल पर बोलती है कि हमारे इतने मंत्री होने चाहिए, हमें फलाना मंत्रालय चाहिए, तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करेंगे, लोगों के मन में ये डालेंगे कि ये सरकार जो है वो ज्यादा स्टेटिक नहीं है। कहीं ना कहीं फिर से बिहार के लोगों में ये डालने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो कभी भी फिर से पाला बदल सकते हैं, कभी भी महागठबंधन में उनके साथ आ सकते हैं। और कहा जाता है कि राजनीति में जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उसका एक अलग महत्व होता है, कयासों का भी एक अपना महत्व होता है और अफवाहों का भी एक अपना महत्व होता है। और तेजस्वी यादव यही तीन चीज पर अभी राजनीति कर रहे हैं और उन्हें यह उम्मीद थी कि इस तरह की बातें आएंगी। अब क्योंकि मंत्रालय मिल गया है तो अब तेजस्वी यादव इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो लिहाजा वो पहले दिन से ही झुंझुना वाली बात लगातार बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि इससे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को एक मैसेज जाए कि नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए घुटना टेक दिया है। लेकिन इसका असर सत्ताधारी दलों पर नहीं देखने को मिल रहा है। जेडीयू लगातार इस पर वो पलटवार कर रही है। खुद ललन सिंह ने कह दिया कि जो भी मंत्रालय मिला है उसमें मन लगाकर वो काम करेंगे, विकास के लिए मोदी सरकार के साथ वो आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने भी वही बात बोल दी। जीतन राम मांझी जो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, उन्होंने भी यही बात बोल दी। यहां तक की उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कुछ बगावती तेवर अख्तियार कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कि एनडीए
पार्टी और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, लेकिन वहां से भी कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। और यही कारण है कि बिहार में जो विपक्ष है वो बौखलाहट में है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है ताकि इस बयानबाजी को आधार बनाकर आगे की राजनीति का जो रास्ता है उसे और क्लियर किया जा सके। अब क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी जो है वो हुक इन कॉर्नर पर है, लगता है कि इसी तरह की राजनीति और फेस जिसे कहते हैं, क्योंकि लालू यादव पिछले दिनों जिस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव और तमाम चीज़ों का चयन और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दखल नहीं, तो कहीं ना कहीं फेस जिसे हम ये कहेंगे कि चुनाव की राजनीति का विधानसभा चुनाव तक वो तेजस्वी को ही बनाए रखना चाहते हैं। अरे इस वक्त ये तस्वीरें आ रही है, हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा सचिन। ये देखिए इस वक्त तस्वीरें, प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हुए हैं, ये वहां की तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। G7 में पहुंचे हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी को खास तौर पर न्योता दिया गया है मेलोनी की तरफ से और यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात उनकी होनी है। उनकी मुलाकात होनी है जो बाइडेन से भी, यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन से मिलते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलते हुए, उसके बाद तमाम और राष्ट्राध्यक्षों से, ब्रिटिश पीएम से, ऋषि सुनक से मीटिंग भी होनी है। G7 का आउटरीच सेशन है, एआई और एनर्जी इन दोनों पर चर्चा है। जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज के साथ भी चर्चा होगी। तो 2 सेशन इस वक्त हो चुके हैं। ये जो सेशन इस वक्त चल रहा है इसमें एआई पर ही चर्चा है। आउटरीच सेशन इसे नाम दिया गया है और एआई पर इसे इटली में मैक्रो और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। आउटरीच सेशन है, कुल 2 सेशंस अब तक हो चुके हैं। ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात है। G7 में खास तौर से न्योता दिया गया पीएमओ और मोदी 3.0 का पहला, यानी कि पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली का G7 समिट का। इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की और इमैनुअल मैक्रोन के बाद ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। मनोज जी, इस पर आप, क्योंकि तस्वीरें लाइव आ रही हैं, मैं इस पर आपका अगर कमेंट जानना चाहूं, क्योंकि फर्स्ट ये दौरा है, आउटरीच सेशन, खास तौर से भारत को बुलाया गया मेलोनी की तरफ से और लगातार हम देख रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन गले मिले, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऋषि सुनक जो है मिलने के लिए बेताब है। एआई पर चर्चा हो रही है। भारत हर सेशन में जो है अगुवाई कर रहा है। देखिए सचिन जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि अभी इसके पहले भारत में G20 की मीटिंग हुई थी और उसी का आपको रिफ्लेक्शन आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के और तीसरी बार भारत के बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के रूप में जो वहाँ पे पहली बार जो विदेश यात्रा पे गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में पूरे विश्व को एक मैसेज है, जो एक वर्ल्ड लीडर का जो कंसेप्ट है, जिसको पिछले 10 सालों में इन्होंने जो बनाया है भारत की विदेश नीति के माध्यम से, मुझे लगता है कि आज उसी का फल हम सबको देखने को मिलेगा, वो पॉलिसीज के रूप में मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन और खास करके जो G7 के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी रसिया को और चाइना को एक तरीके से बैन कर रखा है, रसिया को बैन कर रखा है। ये अब जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, इसका भी रिफ्लेक्शन आपको वहां दिखेगा कि किस प्रकार से उसे कॉर्नर करना। एक तरफ ये भी बात आ रही है कि इस युद्ध में जो रसिया की जो प्रॉपर्टी को जिस यूरोपियन यूनियन ने जो सीज कर रखा है, उसमें 50% यूक्रेन को देने की बात हो रही है। तो ये एक तरीके से बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक इंसिडेंट होने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में विश्व की राजनीति और जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देगा कि किस प्रकार से जो वर्ल्ड है, जो खास करके जो फर्स्ट वर्ल्ड और इकोनॉमिक वर्ल्ड है, किस तरीके से जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए
जो रसिया का जो स्टैंड है, और उधर आप इजराइल और गाजा का जो भी जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इन सब सारे विषयों पे ये एक मैसेज होगा, और उसमें भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है, क्योंकि आज रसिया के साथ भी भारत की वैसी ही एक स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। आज अमेरिका के साथ भी है। आज G7 में हम एज ए आउटरीच के रूप में वहां पे हमको मौका मिला है अपनी बात रखने का। और मुझे लगता है कि बायलैटरल रिलेशंस वहां पे जो मीटिंग होने वाली है, जो बाकी लगभग अमेरिका के साथ भी होने वाली है, जापान के साथ होने वाला है, फ्रांस के साथ होने वाला है, तो ये एक भारत के अर्थव्यवस्था के लिए। और दूसरा, क्योंकि आप देखिए पिछला जो एंट्रीम बजट आया था भारत का, उसमें AI पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की बात की गई है। और अभी आज के डेट में यूरोपियन यूनियन और G7 के जो देश हैं, टेक्नोलॉजी पे उन्हीं का कब्जा है। और खास करके जो ग्रीन एनर्जी की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि भारत इसमें अपनी हिस्सेदारी किस तरीके से लेगा, ये भी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक और आर्थिक रूप से इन सब सारी चीजों पे वहां पर डिस्कशन हो सकता है। और यहाँ पर आलोक सर, अगर मैं लेकर आना चाहूँ कि चाइना जिस तरीके से कॉर्नर है, G7 में PM को न्योता देना, भारत को आउटरीच कंट्री के तौर पर बुलाना, और AI समेत तमाम टेक्नोलॉजिकल और बाकी सब इनिशिएटिव में भी भारत की हिस्सेदारी रखना, क्योंकि चीन का सारा इन्वेस्टमेंट, चीन की सारी कंपनियां अमेरिका की हमने देखी थी किस तरीके से भारत या तो आ रही हैं या फिर शिफ्ट होने की तैयारी में है। उस लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? सचिन जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और चूंकि आप जाते रहे हैं, पहले प्रधानमंत्रियों के साथ न्यूयॉर्क भी गए थे, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि इसका महत्व इसलिए है चीन की दृष्टि से। सुबह का जो सेशन हुआ, जो मैं उसको फॉलो कर रहा था, मैंने अपने जो सोर्सेज बाहर से जो एजेंसी टेलीविजन पर आ रहे हैं, उससे ये साफ हुआ कि चीन पर, बल्कि कुछ तरह से जो वहाँ वो सारी दुनिया में व्यापार में अपना कब्जा करता है, भारत में भी आप जानते हैं अभी भी हमें व्यापार में कई चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उस पर कुछ अलग तरह का एक टैक्स लगाने का फैसला भी लगभग इन देशों ने किया है। इसका मतलब है चीन को काउंटर करने के लिए भी इनको भारत की जरूरत है। भारत में इन्वेस्टमेंट आए, चीन की वहाँ जो कंपनियां आए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां, तो भारत में डिफेंस की फैक्ट्रीज यहाँ पर आने की बात हो रही है, रशिया भी चाहता है, और इसलिए भूमिका महत्वपूर्ण है। अभी हमारे कह रहे थे, मैं कुछ पहले, इससे पहले कोई बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि देखिए उनको नहीं बुलाया गया, नहीं, चीन और रूस तो इसके सदस्य ही नहीं है, ये संपन्न देशों का, जो उनके एक अलग दान जिसको कह सकते हैं आप, उन देशों का है, और जो बहुत शक्तिशाली है, संपन्न, और आर्थिक मुद्दा सबसे बड़ा है। और आर्थिक में पेट्रोल, इजराइल के कारण पूरी दुनिया में तेल का संकट बना हुआ है, मूल्य कितने तेजी से पहुंच रहे हैं। तो इजराइल और रूस को यदि कोई संतुलित कर सकता है तो सिर्फ भारत है। चीन का मुकाबला कौन कर सकता है, मतलब सामरिक दृष्टि से भी, और पूरी आबादी की दृष्टि से, कंज्यूमर की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, तो भारत है, जो आने वाले 10 वर्षों में, हम नहीं कह रहे कि आज हम सक्षम नहीं है, लेकिन उन देशों को समझ में आ रहा है कि भारत की भूमिका आने वाले उनके भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है, और हमारे लिए जरूरी है कि उनका पैसा है, उनकी कंपनियां आए, वो भारत में इन्वेस्ट करें, भारत में फैक्ट्रियां लगाएं, रोजगार दें, हमारे साथ संबंध रखें। लेकिन उन्होंने तो सैंक्शन लगा रखा है रूस पर, हमने तो रूस से तेल लिया, हमने सैंक्शन, हम नहीं मानते अमेरिका की, वो जमाना गया जब हाथ जोड़ करके, टोकरा लेकर के उनसे PL 480 गेहूं लेने जाते थे। अब हम गेहूं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को दवाइयां पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भारत में उत्पादन करती है दवाई की, कई लोगों को नहीं पता इस बात का, वो भारत से वो फायदा उनको मिल रहा है, दुनिया को दवाई यहाँ से बनती है फिर जाती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि भारत का महत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 10 वर्षों में महत्व बढ़ा है। देखिए कई बार विदेश दौरे पर मनमोहन सिंह गए, हम लोग दिखा रहे हैं, वो G7 में नहीं गए थे, ये कई दर्शकों को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। G7 में तो पिछले 10 वर्षों के दौरान ही भारत ज्यादा, जबकि आर्थिक शक्ति बड़ी, मैं नहीं कह रहा पूरे भारत की ताकत है, केवल कोई प्रधानमंत्री हो सकता, कोई और भी होता है इसकी जगह पर, तब भी शायद हो सकता है कि इतनी प्रगति कर रहे होते, और जो अपना सबकी एक ऐसी भूमिका की सबके साथ संतुलन करके संबंध, ऐसा नहीं चीन से हमने तोड़ दिया है, पिछले साल भी चीन के साथ हमारा व्यापार पिछले साल से ज्यादा बढ़ा है, हम चीन से व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं, व्यापार भी कर रहे हैं। और जैसे एस जयशंकर ने साफ स्पष्ट भी कर दिया कि पाकिस्तान और चीन दोनों से अलग अलग इश्यूज हैं, और उन इश्यूज से कैसे डील करना है, जो बॉर्डर इश्यूज है, वो सब तो साफ स्पष्ट है ही है। एक कमेंट अरविंद जी आपका इस फर्स्ट फॉरेन विजिट पर, और जिस तरह के सेशंस हो रहे हैं, लास्ट कमेंट एक छोटा सा, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े फैसलों की उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए यूक्रेन और गाजा वाले सवाल पे, लेकिन 1-to-1 मीटिंग होती है बड़े नेताओं की, और उसमें प्रधानमंत्री सबसे मिलेंगे,
तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी उपयोगिता है। और इसका जो रिश्ते पहले से हैं वो रिन्यू होते हैं, कुछ बातें जो वो अटकी रहती हैं उन पे अपनी सफाई होती है, और अपना पोजीशन, जैसे खास तौर से टेररिज्म के सवाल पे कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस से, इन सब से जो इधर शिपमेंट हुई है वो चीज़ें क्लियर होती हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जब बात रखी जाएगी तो फिर उसका खंडन मंडन फिर जो नीचे लेवल पे होता है उसके तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो रिश्ते सुधारने का, और पश्चिम से रिश्ते सुधरे हुए हैं। मैं नहीं मानता कि वहाँ जैसे समस्या चीन और इसकी तरह है, उस तरह के रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो स्मूथ रहे हैं, उनको जब खाली बाजार ना सूझे, उनको इन्वेस्टमेंट का भी डेस्टिनेशन ढूंढना हो तो वो हम पर भरोसा करें, हमारे यहाँ है। उसमें इस तरह के आयोजनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, फैसले। लेकिन सर एक और चीज़ भी कहते हैं ना, बारे देयर आर में नो फ्री लंचेस। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े नेता मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आउटरीच अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ आउटकम तो वो होगा ही होगा। अब जाहिर सी बात है हर एक का वक्त होता है, इतना बड़े नेशन से, इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, महाशक्ति, इतना पैसा खर्च होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। One final opportunity